कल की बोरिंग लेक्चर होने के बावजूद आप यहाँ पर बैठे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कुछ है। मेरे अंदर कुछ नहीं है। नहीं, मेरे अंदर भी है, मैं भी बैठा हूँ। कल काफी मैंने आपको कंफ्यूज किया है एसेंस को लेकर के ना। एसेंस एक तो ऊपर ऊपर का मतलब है एसेंस का। एक बच्चे ने पूछा भी है कि एसेंस का मतलब क्या होता है। ऊपर ऊपर का एसेंस का मतलब ये है, जैसे मैम अभी केक बनाने वाली हैं तो उसमें वनीला एसेंस डालेंगी। वनीला एसेंस मतलब उसको जैसे ही आप खाएंगे तो आपको अचानक वनीला वनीला तो कभी देखा भी नहीं किया, कैसा होता है वनीला। एसेंस ही जानते हैं हम लोग अब तो वनीला का। स्ट्रॉबेरी एसेंस, चॉकलेट एसेंस, वो उस चीज का कहीं ना कहीं मेमोरी कह सकते हैं आप, या उस चीज का फ्लेवर, उस चीज का टेस्ट। ये तो सुपरफिशियल मतलब है एसेंस का। और गहरे जाकर के एसेंस क्या होता है, मुझे लगता है हम लोगों ने कभी इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचा नहीं, इसलिए कंफ्यूजन रहा कल। हम लोगों के लिए हमारे सामने हमारी लाइफ क्या है। हम लोग जब पैदा होते हैं, मैं अपने बारे में बताता हूँ, जब पैदा हुआ तो पहले तो 10-15 साल तो ऐसे ही बीत गए, होश ही संभालने में बीत गए। मेमोरीज कब कब बनना शुरू हुई, इफ्को में बनना शुरू हुई 1982 में। मुझे याद है जब मैंने पहली बार, वो याद है, वो कॉपी में डेट लिखते थे ना, तो 82 लिखवाया था मैम ने मारकर, मतलब मुझे मारकर से नहीं। उसके बाद फिर चलते रहे। पहली लड़की के साथ जो मुझे याद है खेलते हुए, जो मुझे तब एहसास हुआ कि ऑपोजिट सेक्स होता है, वो भी वही रहा होगा, 5-6-7 साल का उम्र रहा। लेकिन उस समय की जो भी मेरी मेमोरीज हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। खेले कूदे हैं, लेकिन अक्सर यही याद रहता है कि होमवर्क करने के लिए डांट खाते थे, पढ़ाई करने के लिए डांट खाते थे। फिर ऐसा तरह से कोई जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ, हमको हमारे मन का नहीं जी पा रहे हैं हम। फिर जब थोड़ा सा बड़े हुए तब इंडिपेंडेंस की दिक्कत हो गई कि अपना खर्चा खुद कमाओ। कभी कोई नौकरी मिलती नहीं मिलती, कभी कोई स्ट्रगल करते। फिर ये होता था कि पढ़ाई करोगे तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई होती नहीं थी तो अच्छी नौकरी मिलती नहीं थी। ये सब चीज़ का चक्कर चला करीब 10-15 साल तक। बच गए कितने, घड़ी में बच गए 30 साल, 25 से 30 के बीच में हालत आई। तब अल्टीमेटली समझ में आया यार, पढ़ाई लिखाई करके ही, पढ़ाई लिखाई का मतलब आप जब एक्सपीरियंस आएगा, कोई भी काम का एक्सपीरियंस आएगा, तब आपको मार्केट में पैसा मिलेगा। तब जुट गए एक्सपीरियंस लेने में। फिर देखा जितना एक्सपीरियंस मतलब गुलामी, किसी और के लिए नौकरी करिए आप और काम करते रहिए, वो आदमी आपको कुछ दे देगा। तो वो भी एक तरह की गुलामी थी। फिर फाइनली आजकल की लाइफ चल रही है, इसमें हम लोग अब भी गुलामी चल रही है, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो अब इसके आगे की लाइफ क्या होगी मेरी, इसके आगे की लाइफ होगी थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा मैं। ऑलरेडी बूढ़ा होना शुरू हो गया हूँ, कमर दर्द शुरू हो गया, हाथ में दर्द होता है आजकल। अच्छा, बुढ़ापा उम्र नहीं है, बुढ़ापा मतलब होता है इनएबिलिटी। बुढ़ापा का एक्चुअल मतलब है इनएबिलिटी। चाहे मेमोरी की इनएबिलिटी हो, चीजों को याद नहीं कर पाते, इनसोम्निया, चाहे नींद की इनएबिलिटी हो, कम नींद आती है, या फिजिकल बॉडी की इनएबिलिटी हो, बहुत देर तक बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, चीजों को उस हिसाब से कर नहीं पाते। फिर फाइनली जब बूढ़े होते हैं तब क्वेश्चन उठता है कि यार मरने वाले हैं, तो डेथ क्या है, क्या हम बचेंगे मरने के बाद भी। तो इस पूरे चीज में मैंने अपनी लाइफ को जब एनालाइज किया, मुझे कुछ तो बहुत ही खराब फेज था, कुछ ठीक ठाक फेज था, और आजकल का जो फेज चल रहा है उसमें आई एम फीलिंग फ्री, रिलेटिवली फ्री, बिकॉज पैसे रुपए के लिए मुझे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। शाम को, जैसे अभी ये पीरियड जो है, शाम को 7 से लेकर के सुबह 8 बजे तक का टाइम मेरा है। इसमें मैं सोना चाहूँ, उठना चाहूँ, हालांकि उतना भी फ्री नहीं हूँ, बट एटलीस्ट ये तो फ्रीडम है, मैं किस कमरे में सोना चाहता हूँ, क्या कपड़े पहन के सोना चाहता हूँ, कुछ खाना चाहता हूँ, टीवी देखना चाहता हूँ, या आपसे बात करना चाहता हूँ। ये फ्रीडम मेरे पास है, और ये फ्रीडम बड़ी अच्छी लगती है। और इसी फ्रीडम के चक्कर में सारा नौकरी चाकरी होता है, रुपए पैसे, कि आपको अपने हिसाब से फ्रीडम मिल जाए। गरीब आदमी को इस तरह के मकान में रहने का फ्रीडम नहीं है, अपने मन का कपड़ा पहनने का फ्रीडम नहीं है। तो जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि कुंजी क्या है। कुंजी है, खुश रहने की कुंजी इज बेसिकली फ्रीडम, आजादी। और आजादी भी सापेक्ष है, रिलेटिव है, किसी चीज से कंपैरिजन में है। आज
अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, मैं फ्री हूँ। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से कंपेयर करता हूँ जो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो अचानक से मुझे लगता है कि मैं तो कितना बेचारा हूँ। बट मैं फ्री हूँ फिर भी। तो कुंजी फ्रीडम है। और हम लोग मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एसेंस। और जब से आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया है, तब से ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि सचमुच में कोई अल्टीमेट फ्रीडम है क्या, जिसमें कोई सफरिंग नहीं होती, जिसमें किसी नौकरी चाकरी पर, किसी रुपए पैसे पर, किसी चीज पर भी डिपेंडेंस नहीं होती। तो इसका आंसर मुझे दिया था, सबसे पहले मुझे दिया था इसका आंसर योग वशिष्ठ ने। और वो जब मुझे बताया उन्होंने, तो मुझे लगा हाँ यार, बात तो ये, अगर कोई हमारे अंदर में ऐसी तत्व है जो हमारी एसेंस है, तो वो वही चीज है। मैंने बहुत बार आप लोगों को स्टोरी बताई है योग वशिष्ठ की, नहीं, जो एक आदमी कहीं पर मरता है, फिर सपने की दुनिया में जिंदा हो जाता है। भाई मरते हैं लोग, फिर जिंदा हो जाते हैं, पता नहीं जिंदा होते कि नहीं होते। लेकिन मैं आपसे कहूंगा इस चीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पर करिए। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है एसेंस के लिए। ये जो बीच का फेज है सेंटर में, उसमें एक सिंपल सी धारी गई है लाइन, और ये लाइन इतनी पतली है कि हमको दिखती भी नहीं है। ये कौन सी है? अभी हम बात कर रहे हैं, खाना पीना खाएंगे, फिर आंख बंद करके लेट जाएंगे, तो धीमे धीमे हमारा कॉन्शियसनेस धीमे धीमे कम होते जाता है। अच्छा, ये कॉन्शियसनेस का कम होना भी हमको बहुत पता नहीं चलता, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम हो। जब कोई चीज हम चाहते हैं और वही चीज होता है, तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता वो चीज हो रही है। ये चीज आपको तब एहसास होता है कि कॉन्शियसनेस कम हो रहा है, जब आप उस कॉन्शियसनेस को बरकरार रखना चाहते हैं लेकिन कम होती है। जैसे मैं दोपहर को खाना खाने के बाद पढ़ता हूं ना, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ सेंटेंस पढ़ रहा हूं और उसका मतलब अचानक से मुझे लग रहा है उसका मतलब तो राम ने रावण को मारा। फिर देख रहा हूं, अरे ये तो मैं एसेंस के बारे में पढ़ा था, राम रावण की स्टोरी कहां से आ गई। आप देखेंगे जब कॉन्शियसनेस गिरता है ना, तो कॉन्शियसनेस के गिरने से जो लोअर लेवल की कॉन्शियसनेस पे जो आपकी कंडीशनिंग है, जो स्टोरीज है, जो कहानियां है, जो मेमोरीज है, वो अचानक से जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ लिंक होना शुरू हो जाती है। मैं पढ़ रहा हूं एसेंस के बारे में, अर्थ के बारे में, और अर्थ से अचानक आ जाता है विष्णु जी ने अर्थ के साथ क्या क्या माँ, धरती माँ को क्या कहा था, या मोदी ने धरती माँ के लिए क्या, कुछ भी चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे से नीचे आता है, इसको ज़ेन योगा में कहा गया है, आई सेंटर का जो इंटेंसिटी है, जब +1 से +½ आता है, या +2 से +1 की तरफ आता है, थोड़ा कम होता है, तो आप देखेंगे आपका आई सेंटर डजंट, यू विल फील एज इफ इट बिलोंग्स टू सम स्टूपिड एनिमल, एकदम ऑटिस्टिक की तरह आप सोचते हैं। तो थैंकफुली हम फिर वापस थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी पे चले जाते हैं। यही हम मुंह हाथ धोकर आते हैं तो हमारी इंटेंसिटी ऊपर वापस चली जाती है। कोई चीज है जो इस शरीर के पास आती है या दूर जाती है, और जब वो आती है तो हम सब बड़े जागरूक हो जाते हैं। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि वो क्या है। जब आप सोएं तो अपने होश को किसी थॉट में ना खोने दें, अपने पास रखें। होश को अपने पास रखने का सबसे आसान जरिया है सांस पर ध्यान देना। सांस जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, जितना देर तक उसके साथ आप पकड़ के उसकी उंगली, सांस को ऐसे समझिए आपका कोई बड़ा भाई है और उसकी उंगली पकड़ के आप चलती रहिए, और कुछ देर बाद आपका बड़ा भाई गायब हो जाएगा, आप खो जाएंगे, आप दिखेंगे ही नहीं। फिर अब दोबारा फिर खुलेगी, दरवाजा खुलेगा, नार्निया का दरवाजा खुलेगा कब? सुबह, जब सुसु आई बाथरूम जाने का मन करे। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि जो लास्ट हमने सोचा था, कहीं ना कहीं वो मेमोरी बात करती है, जो आपने आखिरी, लेकिन हम लोग इतना बारीकी से देखते नहीं अपने सोने को। तो जो लास्ट थॉट था या लास्ट चीज थी हमने सोची थी, वो चीज आती है कहीं ना कहीं। फिर धीमे धीमे दिन की चीजें शुरू होती हैं, फिर बातचीत शुरू होती है। तो क्या चीज थी जो सोते समय गई? फिर हमने हो सकता है सपना देखा हो। वो सपना किसने देखा, किसको है? तो अभी हम लोग आंसर नहीं दे रहे हैं कि वो सपना मैंने देखा या हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी ने देखा या ये सब नहीं, लेकिन किसने देखा, ये क्वेश्चन उठना चाहिए। इसी को ये बोल रहे हैं एसेंस, कि वो कौन सी चीज है। जब आप जग रहे हैं तो वो है, फिर आप सो गए तो वो बहुत कम हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो जगती है, बुद्धों में
कृष्णमूर्तियों में, नानकों में, जो एनलाइटन लोग होते हैं उनकी में सोने पर भी वो चीज सोती नहीं है, फिर जब उठते हैं तो फिर से वापस आ जाती है, और उसको आप बोलते हैं मैं। वो क्या चीज है? इसी को एसेंस का नाम दिया गया है। इसी को जानना है, इसी को समझना है। वो ऐसी चीज है जो खत्म ही नहीं होती, टूटती नहीं है, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव नहीं, बिल्कुल नोबडी कैन डिस्ट्रॉय इट। देखते हैं, ठीक है। क्या है एसेंस? अच्छा, कल हम लोग लास्ट जो सेंटेंस पढ़े थे, बिल्कुल बुद्ध बड़े अजीब आदमी है, बोलते हैं कि जो भी चीज मेरे आसपास है, व्हेन आई परसीव टू पास अवे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ माई, जो भी मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज है जिसको मैं देख रहा हूं और खत्म हो रही है, बुद्ध ने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं हूं। बुद्ध को मुझे लगता है कोई डीप एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो गए थे, बिकॉज उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया। एक गाना मुझे याद आ रहा था आज, समझौता गमों से कर लो। एक गाना है बहुत पुराना, समझौता गमों से कर लो, जितने भी दुख तकलीफ है उनके साथ समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। हम लोग भी करते हैं किसी ने, लेकिन बुद्ध ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। he kept on saying that I want complete freedom, और क्या कंप्लीट फ्रीडम पॉसिबल है? और इसी चीज के लिए वो घर बार छोड़ करके पहाड़ों में गए या जंगलों में गए समझने के लिए। ही वॉज गिविंग ऑल हिज अटेंशन टू हिज माइंड, टू हिज बॉडी। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कम खा के, ज्यादा खा के, बहुत दिन तपस्या करके, योग वगैरह करके। बहुत से ऋषि कहते 9-10 गुरुओं के पास जा जाकर आश्रमों में रहे। तो मुझे लगता है उनको अपनी बॉडी का एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया था। फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मुझे भी बहुत हेल्पफुल हो रहा है ये चीज, कि जो भी चीज खराब होने वाली है, अब धीमे धीमे मैं उनसे अपने आप को कम साइकोलॉजिकली तो कट कर दे रहा हूं, और हर चीज खराब हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि बुद्ध ये कहते थे कि जो भी चीज खत्म होने वाली है मेरे आसपास या मेरी पर्सनैलिटी में, वो चीज मेरा रियल एसेंस नहीं है। नाउ, और अब आई परसीव एवरीथिंग दैट इज कॉग्नाइजेबल, और मेरे आसपास जो भी चीज है उन सबको मैं देख रहा हूं, वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। देयरफॉर नथिंग कॉग्नाइजेबल इज माई रियल एसेंस। इसलिए जो भी चीज मैं देख रहा हूं वो मेरा रियल एसेंस नहीं है, क्योंकि वो सपने में मेरे साथ नहीं जाता। और सपने में भी जो चीजें मैं देखता हूं वो दिन में जब मैं जगता हूं तो मेरे साथ नहीं आता, तो वो मेरा रियल एसेंस नहीं है। अब अगला सेंटेंस है इसके बाद, देयर इज एम्बेडेड इन द कॉज ऑफ रिजॉइसिंग। इस बात में, जो बात अभी उन्होंने कही, इसमें कुछ ऐसी बात है जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। कॉज ऑफ रिजॉइसिंग, आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? फॉर अनत्ता आइडिया क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डिलीवरेंस। क्योंकि ये जो आइडिया है कि जो भी चीज मेरे आंख के सामने है उसमें मेरा रियल एसेंस नहीं है, ये आइडिया, इससे पॉसिबिलिटी है, उम्मीद है कि आपको डिलीवरेंस या मुक्ति मिल सकती है। एज एवरीथिंग कॉग्नाइजेबल, जो चीज मुझे दिख रही है, इज नॉट सेल्फ, ये मेरा सेल्फ नहीं है। देयरफॉर आई कैन फ्री माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग कॉग्नाइजेबल। तो इसका मतलब मैं उससे आजाद हो सकता हूं। अगर ये हाथ मेरा सेल्फ होता तब मैं इससे कभी भी अपने आप को आजाद नहीं कर पाता। तो बोल रहे इसका मतलब अब मुझे मालूम पड़ गया है, तो अब मैं उससे अपने आप को आजाद कर सकता हूं। टू अचीव दिस लिबरेशन, और अब इस आजादी को अचीव करने के लिए आई मस्ट बिकम सेल्फलेस। मतलब सेल्फलेस मतलब, सेल्फलेस बड़ा कॉमन सा वर्ड है, लोग यूज करते हैं ना। सेल्फलेस हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल्फलेस होना चाहिए आदमी को, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ। अब अगर हम अपनी हर चीज हमारे आसपास जो है, अपने आप को उनसे अलग करना है, तो हमको सेल्फलेस होना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, आई मस्ट सीक नथिंग कॉग्नाइजेबल। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमको कोई भी चीज जो हमको दिख रही है उसको नहीं सीख करना है, उसको खोजना नहीं है, बस सिंपल सा है। नथिंग फॉर माई सेल्फ एट ऑल, एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कुछ ना खोजूं। ऐसा लोग बोलते हैं, पता है, माँ बाप बोलते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम चोरी करते हैं, व्यापारी करते हैं, घूस लेते हैं, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, या अपनी बीवी के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी अपनी ही बीवी के लिए कर रहे हैं, बगल वाले की बीवी के लिए नहीं कर रहे हैं, या पड़ोसी के बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ तो है उसमें।
तो ये कह रहे हैं अपने लिए बिल्कुल भी कुछ चाहे ना, नथिंग फॉर माई सेल्फ एट ऑल, आई मे नॉट रिलेट एनीथिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से किसी भी चीज का रिलेशनशिप ना रखूं, जीऊं, यूज करूं। इसीलिए साधुओं को कहते हैं, एक नियम ये भी है साधु का कि दे शुड नॉट स्टे इट एट वन प्लेस फॉर मोर देन 2 or 3 days, क्योंकि जब 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रहना शुरू कर देता है आदमी, तो जगह के साथ, लोगों के साथ, चीजों के साथ आपका रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है, आपको लगने लगता है कि ये मेरा है। तो लोग कहते हैं साधु को हमेशा ट्रैवल करते रहना चाहिए, इसलिए बुद्ध हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। I may not relate anything to myself, but this I am able to do only if I learn how to think in accordance with the highest reality. लेकिन ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं उस तरीके से सोच पाऊंगा, उस तरीके से मैं सोचना सीख लूंगा जिस तरीके में हाईएस्ट रियलिटी सोचती है या हाईएस्ट रियलिटी होती है। देखिए 2-3 तरह की रियलिटीज होती हैं। तो लोअर रियलिटी होती है। आज एक बड़ा बेवकूफ सा लड़का हमारे यहाँ काम करता है और उसको एक उतने ही बेवकूफ आदमी ने डांट दिया। कल हमारे डॉक्टर साहब ने उसको कुछ डांट वाट दिया, पैथोलॉजिस्ट ने कुछ डांट वाट दिया। कल हमारे तक खबर भी आई, आज हमारे पास आया, मैडम भी बैठी थी, मैं भी बैठा था, लेडीज बैठी हैं, जेंट्स बैठा है, आया और बताना शुरू कर दिया, सर हमको डांटा। कल चलो कोई बात नहीं, मैं चाहता था जल्दी बात खत्म कर दे, लेकिन और बता रहा है वो, नहीं सर उसने हमको सर ने हमको डांटा डॉक्टर ने, और हमको एक एक गाली गिना रहा है, कौन कौन सी गाली उन्होंने दी। करीब 10-12 गालियां उसने मैडम के सामने दे दी। देखा यार कैसा पागल लड़का है, औरतों के सामने कोई गाली देता है, ये तो ऐसे ऐसे कपड़े उतार के उसने रख दिया, क्या जरूरत है चीज का। लेकिन वो उतना बेवकूफ है, किया क्यों उसने ये चीज। ये है लोअर रियलिटी। रियलिटी मतलब कानून होते हैं। एक एंगर या जेलसी, ये लोअर रियलिटी है। उसके पीछे भी कुछ तुक होगा, लेकिन वो लोअर तुक है। लोग कहते हैं बदला, कुछ तो वजह होगी बदले की। जैसे नेचर में भी होता है, आप पत्थर फेंको तो वापस आता है पत्थर, नेचर का तो नियम है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऐसे ही नेचर रियलिटीज में भी अलग अलग रियलिटीज होती हैं। तो लोअर रियलिटी के हिसाब से हम अभी सोचते हैं, लेकिन जब आप हाईएस्ट पॉसिबल रियलिटी में सोच पाएंगे तब ये हो पाएगा। With a gaze thus alienated, I must learn so to look upon the mechanism of my personality that in the course of this is my activity of thought. और मेरा गेज, मेरा देखना, गेज को उसने लुक नहीं कहा, सी नहीं कहा, गेज कहा, मेरा देखना, एक टक देखना ऐसा हो कि मैं एलियनेट हो चुका हूं चीजों से, कि वो मेरा नहीं है, मैं उनसे अलग हो चुका हूं। आई मस्ट लर्न एलियनेटेड, आई मस्ट लर्न टू लुक अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ माई पर्सनैलिटी, मैं अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा देखूं दैट इन द कोर्स ऑफ दिस माई एक्टिविटी ऑफ थॉट द इंक्लिनेशन ऑफ प्राइड विथ थिंक द थॉट, कि मेरे अंदर में वो जो एक मेरा घमंड या प्राइड है जो हमेशा इस तरीके से सोचता है, आई एंड मी मे अराइज नो मोर। इसका मतलब है, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते थे ना, कि जो उनको थॉट्स आते थे वो अपने आप को भी आई नहीं बोलते थे, कभी कभार बोलते थे अक्सर, लेकिन खुद को क्या बोलते थे पता है, ओल्ड बॉय, और क्या बोलते थे, के, ऐसे कोई थर्ड पर्सन की तरह यूज करते थे। तो बोलते हैं कि मैं अपने आप को भी जब देखूं, अपनी पर्सनालिटी को भी देखूं, तो ऐसे देखूं जैसे कोई और है, और मुझे मैं का या मेरे का थॉट भी ना आए, इस तरह से मुझे देखना होगा। विथ अ गेज, मैं फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, दस, इस तरह से, दस एलिनेटेड, इतना दूर हो जाए, एलिनेटेड हो जाए, आई मस्ट लर्न सो टू लुक अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ माई पर्सनैलिटी, कि मैं अपने आप की पर्सनैलिटी को इस तरह से देखना सीखूं दैट इन द कोर्स ऑफ दिस माई एक्टिविटी ऑफ थॉट, ताकि मेरा जो ये एक्टिविटी है थॉट का, उसके, क्योंकि हमारे तो ज्यादातर थॉट, कृष्णमूर्ति इसको बहुत बहुत बार बोल चुके हैं कि जब भी तुम सोचते हो तुम्हारे थॉट हमेशा सेंटर से क्यों आते हैं, एक सेंटर से आते हैं। नहीं, अक्सर बोलते थे सेंटर सेंटर, हम सोचते हैं क्या मोदी जी जो बोल रहे हैं ठीक है, ठीक किसके लिए, मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए। तो एक्टिविटी ऑफ माई थॉट, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है द इंक्लिनेशन ऑफ प्राइड विच थिंक द थॉट आई, क्योंकि हम जब भी अपने बारे में जो भी सोचते हैं हमें अच्छा ही लगता है, कुछ भी हो, हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो हमको अच्छा लगता है। कल मैंने नंदिनी को बोला, नंदिनी मेरे पास एक थियरी आई है,
कि आदमी अपने आप को कैसे सुधारे। लेकिन वो थियरी, मैंने कहा तो बेकार थियरी है। उसने कहा क्यों सर, क्यों? मैंने कहा क्योंकि थियरी में जो सबसे अच्छा आदमी वो तो मैं ही हूं, तो थियरी बेकार है। तो हम सब अपनी थियरी में हीरो ही हैं। तो ये आई एंड मी मे अराइज नो मोर, ये अब कैसे होगा? इंस्टेड एवरीथिंग मस्ट मीट मी सिंपली एंड सोली एज एन ऑब्जेक्ट, कि ऐसा हो कि मुझे जो भी चीज मुझसे आसपास मिल रही है वो ऐसे मिले जैसे ऑब्जेक्ट है। मेरे थॉट्स भी जो मेरे मन में चल रहे हैं वो भी ऐसे चल रहे हैं जैसे थॉट्स। अच्छा अच्छा, आशीष इस फिल्म का हीरो अपने आप को देख रहा है। बोल के भी देखेंगे अगर आप कुछ महीने 2 महीने के लिए अपने आप को ना अपने नाम से पुकारें, और डॉक्टर साहब कैसी शर्ट चाहिए? ऐसी शर्ट जिसमें आप खूब अच्छे दिखाई दें। अपने आप को अगर एलियन करके बात करें अपने आप से, तो भी आप देखेंगे आप चीजों से, अपनी पर्सनालिटी से अलग होना शुरू हो जाएंगे। तब आप शीशे में अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी की पर्सनालिटी होगी। जो कृष्णमूर्ति जब बेहोश होते थे तब नहीं, एक होता था जो रोता था बच्चे की तरह, और एक कृष्णमूर्ति जाता था कहीं और आता था। तो ये कर सकते हैं, हर चीज मुझे ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई दे। अ मेथड ऑफ थिंकिंग, इस तरह का एक तरीका सोचने का, विच फाइंड्स इट्स क्लासिकल एक्सप्रेशन इन द पतिसा सामुपद्दा। इसमें किस तरह से हो ऐसा उन्होंने बताया है। अच्छा, ये काफी अच्छा पैराग्राफ है। इट इज ऑफ कोर्स, ये है बिल्कुल, आई हु थिंक इन दिस एंटायरली इम्पर्सनल मैनर। ऑब्वियसली सोचता तो मैं ही हूं, लेकिन इम्पर्सनल तरीके से, उसमें मैं नहीं होता हूं। एंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज द ग्रेटेस्ट आर्ट आई हैव टू लर्न, और यही सबसे महान तरीका है। अभी मैं आपसे बता रहा था ना कि पैदा हुए, फिर बढ़े, फिर थोड़ी बहुत फ्रीडम, फिर मर गए, बूढ़े हो गए। यही नहीं समझ में आता था कि सबसे जरूरी चीज क्या है सीखने वाली। ये तो तब मालूम पड़ता है जब बुढ़े होते हैं कि काश अपने बारे में मालूम कर लिया होता। लेकिन उस समय तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स स्कूल इतना जोर शोर से पढ़ा रहा था, स्कूल पढ़ा रहे थे कि कम से कम कुछ दिन के लिए हमको नौकरी मिल जाए। ये सबसे बड़ी चीज है जो हमको सीखनी है, अपने बारे में इस तरह से सोच पाना कि मैं नहीं हूं। आई मस्ट डिसमिस द थॉट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एज हैविंग रिलेशन टू माई सेल्फ। मुझे इस विचार को हटाना पड़ेगा कि कोई भी चीज मुझसे जुड़ी हुई है, मेरे रिलेशनशिप में है। कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे, रिलेशनशिप के मिरर में तुम्हें खुद को देखना है। ये है रिलेशनशिप का मिरर, कि क्या उस शीशे में तुम्हें अपने आप को दिखाई देते हो कि तुम किसी और चीज को देखते हो। फॉर फार मोर आई मस्ट डिसमिस, और इससे भी ज्यादा मुझे इस बात को डिसमिस करना होगा, द थॉट ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपना ही थॉट को डिसमिस करना होगा। एंड द थॉट दैट देयर कैन एग्जिस्ट एनीथिंग बिलोंगिंग टू मी, और ये भी थॉट कि कोई भी चीज मुझे बिलोंग कर सकती है। दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, ये मुझे बिलोंग नहीं करता, ये मेरा नहीं है। दिस एम आई नॉट, ये मैं नहीं हूं। दिस इज नॉट माई सेल्फ, ये मेरा सेल्फ नहीं है। तो अब आप मेरे घर में जितनी किताबें हैं, मेरे जितने कपड़े हैं, सब ले जा सकते हैं। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर बॉडी मेरी चल गई, हाथ पैर चल गया, तो मैं कुछ नहीं चाहता। देखिए, जब ये अभी तो ये जान लीजिए, जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, कुर्सी पे बैठ के, वॉक करके, उनकी तरह नहीं करना है, पागलों की तरह सब कुछ घर बार छोड़ दिया। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, हमारे दोस्तों में भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने एम्बिशंस छोड़ दिए। कंपटीशन की, हम लोग के फ्रेंड्स जब होते थे ना शुरू में, अब तो हमसे उनकी कोई दोस्ती भी नहीं है, बातचीत भी नहीं होती, बहुत इक्के दुक्के बात होती है। कंपटीशन की तैयारी छोड़ दी, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था, कोई बीएड की तैयारी कर रहा था, कोई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, एमबीबीएस की मैं तैयारी कर रहा था, और साधु बनने चले गए। फिर देखा तो साधु बनने में बड़ा मुश्किल है, और उसमें पैसा भी नहीं मिलता। और अल्टीमेटली बने क्यों थे साधु? इज्जत मिलती थी उस समय। जब छोटे होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो बड़ी इज्जत मिलती है। तो लेकिन कुछ दिन में देखा तो इज्जत तो खत्म हो गई, कमा भी नहीं पाए, वापस पढ़ाई लिखाई और रुपए पैसे के चक्कर में आ गए हम लोग। नहीं, ये पूरी तरह से मामला, आपको 2 लाइफ एक साथ जीना है। एक लाइफ है अंदर की, जिसमें आप अपने अंदर के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, और क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जितनी जल्दी मालूम पड़ जाए उतनी जल्दी कि मैं कौन हूं और क्या चल रहा है। और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, समझना, सोचना अपने आप को जानने के लिए है। एक तरफ ये लाइफ चल रही है, और दूसरी तरफ
सोसाइटी की लाइफ जो फिजिकल बॉडी का एक है, स्ट्रक्चर है। और अगर इनको दोनों को आपने मिक्स किया तो उनकी तरह हालत हो जाएगी जैसे समाज सेवी लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। उनके लिए खाली एक ही दुनिया है, यही दुनिया है, इसी को सुधारना है। ये दुनिया कभी नहीं सुधरने वाली, बिकॉज ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसका नेचर है, ये इन्हीं नियमों से बना हुआ है। आप भले रूल्स डाल दें लेकिन रूल्स बहुत दिन काम नहीं करेंगे। तो एक तरफ आपको इस फिजिकल बॉडी के अंदर में प्रैक्टिकल तरीके से जीना है, जिसमें आप जो जमीन खरीदते हैं वो जमीन आपके नाम पे है। जैसे कृष्णमूर्ति के नाम पे कितने एकड़ जमीन है, हालांकि उनके नाम पे नहीं था, उनकी संस्था के नाम पे था। और दूसरी तरफ आप अपने आप को जानना चाहते हैं, क्योंकि जब आप डिसॉल्व होते हैं तब उन सबका मतलब नहीं होता। कोई जमीन फिर आपके नाम पे नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम, लेकिन आप डिसॉल्व हो जाएं तब, तो आप खत्म हो जाएं तब। व्हाट एग्जिस्ट्स क्या है, व्हाट हैज बिकम क्या हुआ है। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग मस्ट बी प्रैक्टिस्ड टू रियलाइज द फर्दर ट्रूथ। इस तरह की प्रैक्टिस आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्या है, क्या क्या चीजें हैं आसपास। व्हाट हैज बिकम, क्या क्या चीजें हुई हैं आज तक। एक बड़ा अच्छा मैं वो देख रहा था वीडियो, हमने किसी ने, मुझे लगता है किसी कांग्रेस वालों ने शेयर किया होगा, जो आपको याद है कुछ दिन पहले हम लोग बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल की और इनकी वीडियो देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप की, दोनों के सेम टू सेम सेंटेंसेस थे। आज हमने देखा सेम टू सेम सेंटेंस इधर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है और वही सेंटेंसेस मोदी जी ने कहे। अच्छे सेंटेंस हैं तो भाई अच्छे बोले उन्होंने। वो कह रहे थे कि हमारी लड़ाई तो होती रहेगी, ऑपोजिशन की पार्टी है और हम यहाँ की पार्टी हैं, और लेकिन क्या हम लोग साथ में मिलकर ऐसा कुछ बना सकते हैं ताकि देश का भला हो। और यही सेम टू सेम सेंटेंस मोदी जी भी कह रहे हैं और लोग खूब ताली बजा रहे हैं। ठीक, तो किसकी गवर्नमेंट आई, कौन सा स्कूल खुला, कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन से कपड़े हम पहन रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। व्हाट हैज बिकम शैल नॉट बी, और कुछ दिन बाद क्या चीज नहीं हो जाए, खत्म हो जाएगा। शैल नॉट बी देयर प्रेजेंट फॉर मी, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं होगा वो चीज, आज मेरे लिए है कल नहीं होगा। शैल नॉट बिकम फॉर मी, जो चीज हो रही है हो सकता है कल मेरे लिए ना हो। आई लेट इट गो, और चूंकि मेरे लिए नहीं होगी इसलिए मैं उसको पहले से ही छोड़ रहा हूं, अपने मन में उसको छोड़ रहा हूं। फॉर वेन आई am able to achieve the culminating point of selflessness in thinking. कृष्णमूर्ति इसको बोलते थे simplicity of thinking. क्योंकि जब आप ये कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, culminating point of selfishness. culminating point जानते हैं किसको बोलते हैं? आप एक पत्थर खींच के मारिए, एक पॉइंट के बाद वो गिर जाता है। या तो पत्थर को भी छोड़िए, आप उसको वो कौन सा होता है ना जो रबड़ बैंड से बंधा हुआ होता है, नहीं वो ऐसे आप खेलते हैं जमीन फेंक करके, हाँ योयो, तो योयो को आप मारिए तो दूर तक जाएगा फिर वापस आएगा। तो जो लास्ट पॉइंट है वो कल्मिनेटिंग पॉइंट है। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थपन का लास्ट पॉइंट क्या होगा। आज फेसबुक पे उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा, उनके नाम पे किसी ने शेयर किया है, दलाई लामा के, कि लर्न टू फॉरगिव एवरीवन even in the worst time, whenever possible, and it is always possible. तो वो culminating point है। तो culminating point पर जब आप अपनी थॉट में जब पहुंच जाएंगे, सेल्फनेस का लास्ट पॉइंट पर, to think everything stripped of my positive relation to myself, मेरे अंदर मेरे साथ जो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मैं अपना भला, अपना अच्छा, अपना जो भी करना चाहता हूं, इन सब से नंगे हो जाते हैं, स्ट्रिप्ट हो जाते हैं। ये थॉट नहीं आता जब आपके मन में। I become entirely clear, जब मैं एकदम क्लियर हो जाता हूं अंदर, बेसिकली I have nothing whatever to do with it, मेरा अपने आप से कोई लेना देना नहीं होता। When this is understood, और जब ये समझ में आता है आपको, खाली थियरी में नहीं, एक्सपीरियंस में, जब आपके विचारों में भी ये चीज हो जाता है, तब क्या होता है, तब एक बड़ी चीज होती है। Then the whole canon मतलब जानते हैं, कैनन का मतलब होता है लॉ, कानून। बेसिकली कानून वर्ड कैनन से आया है, या तो वैसे वर्षा हो सकता है, कानून से कैनन बनाओ, कैनन से कानून। तब द होल कैनन, द होल वर्ल्ड का जो नियम कानून है, विल बिकम एज एन ओशियन ऑफ लाइट फॉर मी। तब मुझे अचानक सब कुछ दिखता है ओशियन ऑफ लाइट की तरह, आपको दिखता है, महसूस होता है। तब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पे होते हैं, तब आप वापस वैसे बिहेव नहीं कर सकते। Then deliverance will become easy for me, और तब
डिलीवरेंस, तब मुक्ति मेरे लिए बड़ी आसान हो जाती है। जय हो। क्लियर? बेसिकली कुछ करना नहीं है, बस सेल्फलेसनेस होना है। सेल्फलेस, जहां पर भी आपको दो ऑप्शन दिखाई दे, एक सेल्फिश होने का, इसमें फिर भी कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस हैं। एक तरफ मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड, और एक तरफ मैं कह रहा हूं सेल्फलेस होना है। सेल्फलेस का दिखावा नहीं करना है, सेल्फलेस होना है अपने थॉट्स में। तब आप देखेंगे बहुत सी अननेसेसरी चीजें आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि जहां पर आप थॉट्स में सेल्फिश होते हैं वहीं पर दिखाना भी चाहते हैं, और जब थॉट्स में आप सेल्फलेस हो जाते हैं तो जरूरी चीजें करेंगे, जो गैर जरूरी चीजें उसको नहीं करेंगे आप। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को थॉट्स में करना है, ना कि पहले थॉट्स में बाद में उसमें। जब विचार आ रहे हैं मुझे किसी का हेल्प करने का, तो मैं कर रहा हूं। जब विचार आ रहा है किसी को हेल्प करते हुए दिखाने का, तो हम जान जाएं और उसको ना करें। थॉट्स का एक ढर्रा होता है, जैसे हैंडराइटिंग होती है। जब आप उसको बदलते हैं तो बदल भी सकते हैं। जैसे मुंह का स्वाद होता है, तब वो ढर्रा जब खत्म हो जाता है, जब नए तरीके से आप सोच पाते हैं और पुराना तरीका आपको डिस्टर्ब नहीं करता, तब डिलीवरेंस आपके लिए आसान होता है, तब आपके लिए फ्रीडम आसान होती है। असल में हमारी जो बाउंडेशन है, वो बाउंडेशन हमारे पुराने तरीके से सोचने की वजह से है। वो बदल दिया, डिलीवरेंस हो जाती है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, ठीक है। मिस्टेकन अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रूव दैट द बुद्धा डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ। बहुत बार लोगों ने गलत कोशिशें की हैं कि बुद्धा बोलते हैं कि हम सेल्फ तो है ही नहीं दुनिया में, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना। बट द टेक्स्ट ऑफ द बुद्धिस्ट कैनन, लेकिन बुद्धिस्ट के जो कानून के टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, नेवर से दैट द सेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट। और उन्हें कभी नहीं कहा है कि सेल्फ है ही नहीं। आप तो खैर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो उसमें हमेशा सेल्फ सेल्फलेस इतनी बार कहा गया है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन हूं और किसको खत्म करना है। तब हम लोग थियरी में घुस जाते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। लेकिन भाई, जब मुझे सर्दी लग रही है और मुझे स्वेटर पहनना है, तो मैं ही पहन रहा हूं। और जब मैं शीशे में देखता हूं और दो स्वेटर में से एक को चूज करता हूं, तो मैं अपने आप को एक में सुंदर दिखता हूं, तभी तो मैं चूज करता हूं। तो जो सुंदर दिखता है वो सेल्फ है, या जो चूज करता है वो सेल्फ है। लेकिन जब मेरे बगल में मेरा दोस्त है, जैसे श्रीश है, आजकल उस दिन का कॉम्पिटिशन हुआ था, तो बोले थे पापा मैंने तो 20 तक का टेबल सुना दिया था और बच्चे 12-13 तक नहीं सुना पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर उनको प्राइज मिल गया। फिर मैंने कहा उनसे, अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हें क्या थॉट आया, क्या करना चाहिए तुम्हें? मैंने कहा क्या उन बच्चों का ख्याल आया जो बच्चे बेचारे नहीं बता पा रहे थे? करके चले गए। पर एटलीस्ट थॉट में तो आना, मेरे तो थॉट में आए कि मेरे बगल में जो बंदा खड़ा है वो कैसा महसूस कर रहा है, और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। क्या किसी से कंपीट करके जीतने में मुझे खुशी मिल रही है? क्योंकि अल्टीमेटली मेरे आसपास जो भी है वो मैं ही हूं इन द सेंस, ये तुक्का इतना दुनिया में जब आप पैदा होते हैं ना, ये बहुत चांस की बात है। मैंने कल एक एक्सपेरिमेंट किया, परसों किया स्कूल में। आपके परसों स्कूल की जालियां नहीं है, डिजाइनदार जालियां हैं। तो मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, उसको क्रश किया, थोड़ा जितना छोटा हो सका। फिर मैंने उसको सोचा देखूं क्या प्रोबेबिलिटी है, जब मैं इसको मारूं तो बाहर निकलेगा। प्रोबेबिलिटी नहीं, चांसेस क्या है। एक बार फेंका नहीं हुआ, दोबारा फेंका नहीं हुआ, तो गिनती गिन रहा था, क्योंकि एक एक बार से प्रोबेबिलिटी तो परसेंटेज वाइज गिर जाती है। 50% चांसेस, 25% चांसेस, और फिर 7वें में वो क्रॉस कर गया। वो तो भैया 7वें में क्रॉस कर गया। आप जब ऊपर से नीचे गिरते हैं, जन्म लेते हैं धरती पर, आप किसके पेट में घुसते हैं? एक काम वाली के पेट में, किसी के बीमार के घर में, किसी चोर के घर में, या किसी योगी के घर में? कुछ नहीं पता चलता। ये तो खाली किस्मत है भैया। कौन से बॉल में फोक बॉल गिर गया कुछ भी नहीं पता है। तो जो भी है, अम्मा भी आप ही हैं, दीदी जो उर्मिला दीदी भी आप ही हैं। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में आप कैसा, एटलीस्ट सोच को तो ठीक करें पहले हम। तो बहुत बार लोगों ने इसको डिस्कस किया है
कि लोग कहते हैं कि बुद्ध ने कहा है कि सेल्फ है ही नहीं, बट एट द मोस्ट दैट इज नॉट कंसीवेबल, लेकिन ऐसा है नहीं. इट हैज also been claimed that Buddha chose this method of expression in order not to alarm his weaker disciples who would have been shocked to learn that annihilation was the concomitant of salvation. फिर कुछ लोग ये भी बोलते नहीं, बुद्धा थोड़ा सा अपने जो कुछ कमजोर डिसाइपल थे ना, जो बहुत डिलीजेंट नहीं थे, उनके लिए उन्होंने साफ साफ नहीं बोला, लेकिन बुद्ध एक्चुअली मानते यही थे कि दुनिया में सेल्फ है ही नहीं. कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं. बट सच डेवियस का मतलब चालाक, सच डेवियस ट्रेन्स ऑफ थॉट्स आर क्वाइट एलियन टू बुद्धाज सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्टनेस ऑफ रीजनिंग. लेकिन बुद्धा की रीजनिंग वॉज एग्जैक्टली लाइक अ मैथमेटिशियन. मे बी रामानुजम की क्या भी मैथ्स होगी, या तो नोबल, ये आपके कौन, न्यूटन थे. ये लोग मैथमेटिक्स में सोचते थे, प्रॉबिलिटी में सोचते थे. बुद्धा की रीजनिंग वैसी थी. वो ऐसा चालाकी वाले थॉट्स नहीं करते थे कि बेचारे ये डरेंगे इसलिए मैं इनके लिए कुछ और बोल दूं, उनके लिए कुछ और बोल दूं. ऐसा नहीं था उनका. नॉर, और एक चीज और बुद्धा नहीं चाहते, नॉर डिड ही गो इन सर्च ऑफ फॉलोअर्स. बुद्ध वैसे भी नहीं थे कि कोई गुरु बन गए और फॉलोअर्स इकट्ठे करते हो, ऐसा भी नहीं था. ही स्टेटेड, उन्होंने कहा था, ये साफ साफ कहा था, अ डिनायर, अगर तुमको लगता है कि मैंने डिनाई किया है सत्य सेल्फ को, अ डिनायर इज द एसेटिक गौतम, जो तपस्वी गौतम है जिसने आपको लगता है डिनाई किया है, दैट ही टीचेस द डिस्ट्रक्शन, एनिहिलेशन एंड पेरिशिंग ऑफ द बीइंग. जो कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो जाता है ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से सेल्फ खत्म हो जाता है, ऐसा मैंने कहा था. तो मैं कहता हूं दैट नाउ एग्जिस्ट्स, मैं कहता हूं है, खत्म नहीं हुआ है. ओनली वन थिंग डू आई टीच, मैं खाली एक ही चीज सिखाता हूं. क्या सिखाता हूं? नाउ एज बिफोर, जैसे मैंने पहले भी सिखाया था, नेमली सफरिंग, मैं खाली आपको दुख सिखाता हूं, एंड द एबोल्यूशन ऑफ सफरिंग, और मैं खाली दुखों का खत्म होना सिखाता हूं. तो मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं, दोबारा ये भी कह रहे हैं बार बार कि ये आप और भी किताबें पढ़ेंगे, हो सकता है कल को और लोगों की बातें सुनेंगे, तो लोग अक्सर ये कहेंगे सेल्फ है ही नहीं. और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस मन या तो बहुत बार कॉन्शियस मन सेल्फ नहीं है, खत्म हो जाएगा. ध्यान वन करने से हम खत्म ही हो जाएंगे. और इससे एक बहुत बड़ा खतरा हुआ है, मेरे साथ हुआ है. डिप्रेशन आ जाता है, सब कुछ छोड़ करने का मन ही नहीं करता. पढ़ाई क्यों करे फिर जब सेल्फ ही नहीं है? तो मर ही जाए ऐसा लगता है, करीब ही रहे. बट यू नीड इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर सेल्फ नॉलेज. इस चीज को जो बुद्ध ने किया था, बुद्ध घर बार छोड़ करके ऐसा बेनामी दुनिया में एकदम भिखारी की तरह नहीं जिए. ही लिव्ड लाइफ ऑफ लाइट. दूर दूर तक लोग जानते थे उनके सत्य को, और उनको इसलिए नहीं जानते थे कि वो बहुत बड़े योद्धा थे. उन्होंने बहुत हेल्प किया लोगों को दुख खत्म करने में. तो इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए आपको, और एनर्जी तब नहीं आती जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं. दुखी आदमी दुख को खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा वॉर फुटेज चालू नहीं करता है. वही आदमी जो दुख को पूरी तरह समझ गया है वो करता है. तो बुद्ध कह रहे हैं मैं एक ही चीज बताता हूं, सेल्फ होता है और उसमें कोई दुख नहीं होता. बुद्धा डिक्लाइंस, बुद्धा ही मना करते हैं टू आंसर द क्वेश्चंस कंसर्निंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ. जब भी आप सेल्फ के बारे में कोई उनसे पूछता था तो उसका आंसर साफ साफ नहीं देते थे, बिकॉज ही रिगार्ड्स इट एज one of those problems which leads to barren discussions and explanations and divert us from the only goal, that of salvation. अच्छा, सेल्फ होता है मरने के बाद? सेल्फ होता है, कैसा होता है? वो सब इन बातों में जाते नहीं थे, क्योंकि इनमें जाएंगे तो बैरन डिस्कशंस होंगे. बैरन मतलब बंजर, कुछ फायदा नहीं होगा. जैसे लोग गप्पे मारते हैं, और वो चाहते थे कि हम गप्पे मार के एक ही जो पर्पस है हमारा, और वो है सैल्वेशन, मुक्ति, उससे हम डाइवर्ट ना हो. बट अ डिनायल ऑफ द सोल इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इसलिए कभी भी, लेकिन सोल का डिनायल कभी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया. साफ साफ कहा नहीं कि सोल है ही नहीं दुनिया में, कभी नहीं किया. रादर इट इज डिस्क्राइब्ड, उन्होंने खाली एक ही चीज कही, और ये चीज कृष्णमूर्ति ने भी बहुत बार इसको ऐसे ही कहा है. उन्होंने कहा है मियरली एज इनकंसीवेबल, कि जो सैल्वेशन के बाद होता है वो क्या है वो आप कंसीव नहीं कर सकते, उसको इमेजिन नहीं कर सकते. वॉट
वेर एवर एन एक्सप्रेस स्टेटमेंट अकर्स, जहां पर भी लोग बोलते हैं अच्छा बताइए कैसा होता है, तो यही बोलते थे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस। बाकी कल